कुलगाम में हुआ, जहां पर देर रात से जारी एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं दूसरा एनकाउंटर पुलवामा में हुआ, यहां भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल के कमांडर समेत कुल 5 आतंकी मारे गए हैं। कुलगाम और पुलवामा में हुए एनकाउंटर में आतंकियों की पहचान हालांकि नहीं हो सकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बहुत बड़ी सुरक्षा बलों की कामयाबी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अक्सर इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। बहुत ज्यादा एक तरह से कह ले, क्या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है या फिर इसके पीछे की वजह कश्मीर या फिर घाटी को इस तरह से अशांत करने के पीछे क्या वजह? श्वेता, दरअसल सुरक्षा बलों का बहुत दबाव बढ़ रहा है मिलिटेंट संगठनों पर, और यही कारण है कि कुछ ही दिन हो जाते हैं किसी भी युवा को किसी भी आतंकी संगठन में सक्रिय होने के लिए तो उसको मार गिराया जाता है। उनको मौका भी दिया जाता है कि अगर सरेंडर करना चाहें, लेकिन अगर वो सरेंडर ना करें तो इस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं। अगर हम बीती रात से बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग जो मुठभेड़ें हैं, 5 जो है मिलिटेंट मारे हैं। उनकी शुरुआत कल हुई थी। कल दोपहर में जो है हिजबुल का कमांडर मेराजुद्दीन हलवाई जो है हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ में मारा गया था, उत्तरी कश्मीर में। और आज रात, बीती रात में जो है 2 मुठभेड़ें हुई, जैसे आपने कहा। एक जो है कुलगाम में हुई है, कुदरगांव में, वहां पर जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दूसरी मुठभेड़ जो है वो पुलवामा जिले में पिछर गांव में हुई है, वहां पर भी जो है सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट मार गिराए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आज 8 जुलाई है और आज जो हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर और जिसको पोस्टर बॉय कहा जाता था बुरहान वानी, उसकी 5वीं बरसी है। और पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है आज के दिन जो है इंटरनेट सेवाएं ठप नहीं होंगी, बंद नहीं की जाएंगी सुरक्षा बलों की तरफ से। वही साफ दर्शाता है कि किस तरह से पिछले कुछ सालों से और खासतौर से पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने साझा तौर पर मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से दबाव बनाए रखा है। लेकिन वह चिंताजनक बात यह भी है कि लगातार जो है रिक्रूटमेंट जिसको हम कहें, या जो नए नए युवाओं का, खासतौर से स्थानीय युवाओं का मिलिटेंसी में आना, वो भी एक चिंताजनक है, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सुन लेते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरी बात में। और ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। पिछले 24 घंटे की बात करिए तो 5 आतंकियों को मारा गया है, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, ये बात सही है कि कश्मीर को अशांत करने की कोशिश पिछले कुछ समय से खास तौर पर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सुरक्षा बलों ने जबरदस्त यहां पर दबाव बना के रखा है। डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जम्मू एयरफोर्स में ड्रोन हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह हैं, जो कि गृह मंत्रालय के बाहर ही हैं। सर, लगातार मीटिंग हो रही है, ड्रोन अटैक्स को लेकर चिंता है, मोबाइल फोन टावर्स जिसका ओवरलैप हो रहा है बॉर्डर्स पे, उसको आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर कितनी बड़ी चिंता, और इंडिया के पास क्या इसका टेक्निकल सोल्यूशन है? ड्रोन का थ्रेट जो अभी इमर्ज हुआ है, ड्रोन बीइंग यूज्ड विद आईडी टू अटैक सम वाइटल इंस्टॉलेशन, ये इस इंसिडेंट के बाद ही सामने आया है और इट्स अ सीरियस डेवलपमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस। जैसे हम लोग कहते हैं कि का बहुत बड़ा ड्रोन्स का इस्तेमाल का इंसिडेंट्स जो हैं वो जम्मू रीजन में बार बार होते रहे हैं, और कोई 1 डजन के करीब, उससे ज़्यादा इंसिडेंट बल्कि होंगे जो उस एरिया में हुए, जिसमें वेपन, नारकोटिक्स और आईडी रेडीमेड जो हो भेजी गई। इस दिन भी एक, लेकिन इस ड्रोन अटैक में क्या पाकिस्तान एजेंसी, पाकिस्तान आर्मी के इम्प्रिंट आ रहे हैं क्या? देखिए, एक तो जो ड्रोन का रूट, जो पाथ सामने आ रहा है, वो लगभग ये दिखता है कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च करके ये ड्रोन जहाँ तक पहुँची, ऑब्वियसली एज वी गार्ड आवर बॉर्डर्स, दे आल्सो मस्ट बी गार्डिंग द बॉर्डर्स, तो उस साइड पे उनके लोग तो मौजूद होंगे जहाँ से इसको लॉन्च किया गया होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की आईडी फैब्रिकेट हुई है, ये इम्पैक्ट डिवाइस है जो सीधा गिरने पर फटता है, और जो इसको शेप एंड साइज एंड जिस तरह की फैब्रिकेशन दी गई है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की आईडी जो है वो अनजान आदमी नहीं बना सकता है, और चांसेस हैं कि वो ऑर्डिनेंस मेड इस तरह की आईडी हो सकती है। तीसरा,
जो एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें पकड़ा गया है वो उस ग्रेड का है, मिलिट्री ग्रेड का एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें पाया गया है, जो आम मार्केट में खुले में नहीं मिलता है। RDX उसमें पाया गया है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि स्टेट की तरफ से किसी न किसी एजेंसी और किसी न किसी एक्टर की इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकती है इसको फैब्रिकेट करवाने में, इसको लॉन्च करवाने में। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 36 नए मंत्री हैं। इन नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा उन राज्यों में से मंत्री बनाए गए हैं जहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। नए मंत्रियों से आपका परिचय करवाए उससे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर लेते हैं, जिन्हें MP में कांग्रेस की सरकार गिराने का इनाम मिल गया। आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं पशुपति कुमार पारस, मैं नारायण तातुरानी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मोदी सरकार के मेगा मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा संभावित भी था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया UPA की सरकारों में 2 बार मंत्री रहे। पहली बार राज्य मंत्री तो दूसरी बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री करवा दी। मोदी सरकार में महाराज के रुतबे की तस्वीर शपथ से पहले ही दिख गई, जब कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों की कतार में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले बैठे दिखे। शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, BJP अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। संभावित मंत्रियों की इस क्लास में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे की कतार में बैठे नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ संभावित मंत्रियों की चाय पीने का कार्यक्रम हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करते दिखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में बड़ा पद मिलेगा, इसकी उल्टी गिनती कमलनाथ सरकार गिरने के बाद ही लग गई थी। सबको पता था कि जब भी मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जरूर होगा। साल भर के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया समर्थकों का रुतबा राज्य सरकार में बढ़ा, लेकिन सबको इंतजार महाराज के केंद्र में मंत्री बनने का था, जिसकी औपचारिकता पूरी होते ही भोपाल में जश्न शुरू हो गया। वैसे राजनीति की इस नई पारी के आगाज के लिए सिंधिया ने बुधवार से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने खासतौर से उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में ग्रहों की शांति के बाद पुजारी ने सिंधिया राजघराने के मुखिया की मंगल कामना की और फिर मोदी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री ने महाकाल की आरती उतारी, ताकि राजनीति में नई भूमिका निभाने में कोई विघ्न न पड़े। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। बाबा महाकाल दर्शन और फिर सिंधिया की तत्काल दिल्ली रवानगी से ये तय हो गया कि महाराज को बीजेपी तोहफा देने जा रही है, क्योंकि ये सिंधिया ही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को कमलनाथ की सरकार को गिराकर जीत में बदला था। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 11 मार्च को ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसकी वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही शिवराज सिंह के सिर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में किंग मेकर के रूप में उभरे। ये विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं,
यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खूब प्रचार किया। उन्हें देखने और सुनने के लिए खूब भीड़ जुटी। कांग्रेस चुनाव भी जीती, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से फिसल गई। कांग्रेस ने एमपी में कमलनाथ को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनकी ताजपोशी के दौरान सिंधिया के तेवरों ने बता दिया कि उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठेगी। आखिर में यही हुआ भी, और ज्योतिरादित्य ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बदले में बीजेपी ने पहले उन्हें राज्यसभा की सदस्यता देकर नवाजा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस तरह बीजेपी ने धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले पार्टी में प्रमोशन दिया और फिर सरकार में शामिल किया। ये पहला मौका नहीं है कि जब ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हों, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें मिलने वाली जिम्मेदारी और उनके प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।